नमस्कार बच्चों, आप सभी को गौरव वैष्णव का स्नेह भरा नमस्कार। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम अभी 2 महीने उसके कोई चांस नहीं लग रहे हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी का जो बैच हम 15 जनवरी तक चलाने वाले थे, हमने इसको आगे बढ़ा दिया है और साथ ही जो हमारे टॉपिक्स रह गए हैं वो अभी हम कंप्लीट करेंगे। और मैथ और एनालिटिकल रीजनिंग में आपके बहुत सारे टॉपिक्स हो गए हैं, स्टैटिक जीके में भी आपके बहुत सारे टॉपिक हो गए हैं। हमने वैदिक धर्म पढ़ा, हमने जैन धर्म पढ़ा, हमने बौद्ध धर्म पढ़ा, अभी हम मौर्य साम्राज्य पे हैं। और भूगोल से रिलेटेड जितनी भी कक्षा है जो स्टैटिक जीके का पार्ट है वो सब हम कर ही रहे हैं साथ साथ, और पॉलिटी भी हम साथ साथ कर रहे हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे सेकंड पार्ट के ऊपर, जो मौर्य साम्राज्य का सेकंड पार्ट है। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने 35 स्लाइड्स कराई थी आपको, टोटल 60 स्लाइड्स में से हमने काफी जो पोर्शन है कवर कर लिया है। और बच्चों, जो भी बच्चे आज पहली बार ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है, पार्ट वन हमने पहले ही करा चुके हैं, तो जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं वो पहले पार्ट 1 देखें मौर्य साम्राज्य का, और तभी आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। और बच्चों, मेरा ये वादा है कि एक बार जब ये दोनों क्लासेस आप देख लेंगे तो मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, चाहे प्री परीक्षा में या मेंस परीक्षा में आएगा किसी भी एग्जाम की, तो आप निश्चित रूप से उसे हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रांतीय प्रशासन पे थे, मौर्य साम्राज्य के प्रांतीय प्रशासन को हम देख रहे थे। तो चलिए हम आगे उससे चर्चा करते हैं। प्रांतीय प्रशासन, मौर्य साम्राज्य 5 बड़े प्रांतों में बटा हुआ था। तो बच्चों, जैसे कि हम किसी देश को राज्यों में और राज्यों को जिलों में बांटते हैं, इसी प्रकार से जो मौर्य साम्राज्य था वो 5 बड़े प्रांतों में बटा हुआ था। तो जब भी ये क्वेश्चन आए कि कितने प्रांतों में बांटा गया था मौर्य साम्राज्य को, तो 5 प्रांत में। हालांकि ये आसान नहीं होता है, क्योंकि भारतीय भूभाग के साथ में वर्मा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान तक का जो मतलब जो एरिया था वो हमारे अखंड भारत में आता था। चक्रवर्ती सम्राट जो अशोक थे उनके अधीन था। तो इतने 5-6 देशों के जो शासन को संभालना, उसको केवल 5 प्रांतों में बांटना और उसके बाद प्रशासन चलाना आसान नहीं था। लेकिन इन्होंने ये बखूबी किया, 5 प्रांतों में बांटा था, जिसमें उत्तरापद जो था, उत्तरापद की राजधानी थी तक्षशिला। और तक्षशिला आज की डेट में कहाँ है? तक्षशिला आज की डेट में पाकिस्तान के इलाके में है। और दक्षिणापथ की जो राजधानी थी वो थी सुवर्णगिरी। ठीक है, और सुवर्णगिरी आज की डेट में कहाँ है? सुवर्णगिरी आज की डेट में कर्नाटक राज्य में पड़ेगा, और ये सोने की खान के लिए भी प्रसिद्ध था। अवंती की उज्जैनी। तो बच्चों, आप सभी को मैंने महाजनपद काल के बारे में जब बताया था तो आपको बताया था कि उज्जैनी दो राजधानियां थी। जो दक्षिणी उज्जैनी थी उसकी राजधानी, अवंती की 2 राजधानियां थी, एक तो उज्जैनी थी, एक माहिष्मती थी। तो अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। तो इसमें भी दक्षिण और उत्तर में मतलब बटा हुआ था। तो ये बाद की बात, मैं आपको महाजनपद काल के बारे में बता रहा हूं। तो एक जो अवंती महाजनपद था, उसमें जो दक्षिणी अवंती था उसकी राजधानी माहिष्मती थी, जिसके ऊपर आपने मूवी भी देखी। और उत्तरी अवंती जो था उसकी राजधानी उज्जैनी थी। लेकिन जब ये मौर्य साम्राज्य के अधीन हुआ करता था तो इसकी राजधानी मतलब एक समायोजित रूप से उज्जैनी ही थी। कलिंग की राजधानी तोशाली कलिंग की राजधानी थी। और प्राची व मध्य देश की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। तो बच्चों, कलिंग का जो एरिया है आज के समय में, जो आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग है और उड़ीसा का जो दक्षिणी भाग है, ये जो एरिया था ये कलिंग का एरिया हुआ करता था। और इसकी राजधानी थी तोशाली, और प्राची यानी मध्य देश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है बच्चों, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग था। तो आप सभी को पता है कि जितने भी आक्रांता भारत में आए हैं वो सभी खैबर दर्रे के उधर से ही आए हैं। मान लीजिए कि ये आपका भारत है, तो ये जो इलाका है उत्तर पश्चिम का, सभी जितने भी आक्रांता थे वो इधर से ही आते थे और खैबर दर्रे से होकर ही आते थे। तो तक्षशिला भी इसी एरिया में था। तो इसीलिए उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग यही था। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले मार्ग में पड़ता था। और सुवर्णगिरी, सोने का पहाड़, कर्नाटक में सोने की खान के लिए उपयोगी था। ठीक है, उसके बाद हम जो प्रशासन है, जब मान लीजिए कि जैसे जिले का एक जो
मुख्य अधिकारी होता है वो होता है कलेक्टर। इसी प्रकार से एक मुख्यमंत्री जो होता है वो एक राज्य का कार्यभार देखता है। उसी प्रकार से प्रांतपति जो थे राजकीय परिवार के लोगों से नियुक्त किए जाते थे। देखिए टोटल 5 प्रांत थे और इन प्रांतों के जो मुख्य जो चीफ हुआ करते थे, जो प्रांतपति थे, वो राजकीय परिवार के लोगों से ही नियुक्त किए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल बिंदुसार ने अपने एक बेटे को यानी सुशीम को एक प्रांत दे रखा था और एक बेटे अशोक को एक प्रांत दे रखा था। वे कुमार या आर्यपुत्र कहलाते थे। प्रांतीय प्रशासन में भी मंत्री परिषद होती थी जिसका केंद्र से सीधा संपर्क हुआ करता था। मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को चक्र कहा जाता था। तो बच्चों जो मेन जो इनके राज्य हुआ करते थे, जो प्रांत हुआ करते थे, उनको चक्र कहा जाता था, जिन्हें कई मंडलों में विभाजित किया जाता था। इसका मतलब चक्र को मंडलों में विभाजित किया जाता था, जैसे राज्य को जिलों में किया जा रहा है विभाजित। इन पर महामात्य नामक अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, मंडलों में महामात्य हुआ करता था और प्रांतों में प्रांतपति हुआ करता था। मंडल जिलों में विभक्त थे। इन्हें विषय या आहार कहा जाता था। ठीक है, तो विषय या आहार के जो मुख्य हुआ करते थे उनको कहा जाता था प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त। इससे जुड़े हुए अधिकारी थे। तो जैसे जैसे इनका जो क्रम नीचे की तरफ, जो हायरार्की नीचे की तरफ चलती रहती थी, पदानुक्रम नीचे की तरफ चलता रहता था, उसी तरह से अधिकारी चेंज होते रहते थे। देखिए जैसे सम्राट साम्राज्य का अधिपति है, ठीक है, प्रांतपति एक प्रांत या चक्र का अधिपति है, और महामात्य देखिए मंडल का अधिपति है। पूरी ये मौर्यकालीन जो प्रांतीय प्रशासन है उसको आप देख रहे हैं। और विषय या आहार जो कि जिलों में बटे हुए थे, उनको कौन कौन से देखते थे? प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त। ये मतलब इस तरह से इनके प्रादेशिक के जो सबऑर्डिनेट होते थे वो रज्जुक थे, रज्जुक के जो सबऑर्डिनेट थे वो युक्त हुआ करते थे। तो आपको ये यहां से मैंने बिल्कुल प्रॉपर आपको बताया है। आपको ये याद रहेगा कि साम्राज्य चक्र में विभाजित था, चक्र मंडल में विभाजित थे, और मंडल जिले या विषय या आहार में विभाजित थे। उसके बाद आप देख लीजिए उसके नीचे भी एक हायरार्की हुआ करती थी। कैसे? गांव और जिले के प्रशासन के बीच में एक मध्यवर्ती स्तर भी था। गोप और स्थानिक इससे जुड़े हुए अधिकारी थे। स्थानिक, युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक और समाहर्ता बढ़ते हुए क्रम के अधिकारी थे। मतलब स्थानिक से ऊपर युक्त था, युक्त से ऊपर रज्जुक था, रज्जुक से ऊपर प्रादेशिक था, और प्रादेशिक के ऊपर समाहर्ता था। तो ये बढ़ते हुए क्रम के अधिकारी थे। तो सबसे ऊपर इनमें तो समाहर्ता हुआ करता था। मतलब एक महामात्य के नीचे हुआ करता था समाहर्ता, समाहर्ता के नीचे प्रादेशिक, प्रादेशिक के नीचे रज्जुक, रज्जुक के नीचे युक्त और युक्त के नीचे स्थानिक। ठीक है बच्चों, अशोक के अभिलेखों में प्रतिवेदक नामक अधिकारी हुआ करता था। जैसे रिपोर्टर होता है ना, रिपोर्टर कोई हिंदी जो अनुवादक है उसका प्रतिवेदक है। तो जैसे वो क्या करता था कि अपना जो उस पर्टिकुलर एरिया का या उस जिले का, प्रांत का जो अधिपति हुआ करता था, उसको जाकर ये सारी जानकारी दिया करते थे। ग्रामों के भी समूह होते थे, जैसे कि होता है ना पोस्ट, एक गांव की जो पोस्ट होती है ना, उसके आसपास 10-12 गांव आते हैं, तो उस पोस्ट के नाम से उस गांव का नाम लिया जाता है। ऐसे ही स्थानीय जो होता था, जिसका अधिकारी कौन होता था? स्थानिक। इसके अंतर्गत 800 ग्राम आते थे। ठीक है, और 800 ग्राम के नीचे स्थानिक के नीचे एक अधिकारी हुआ करता था, उसका नाम था द्रोणमुख। और द्रोणमुख क्या करता था? 400 ग्रामों के मतलब का अधिपति हुआ करता था। कहने का मतलब एक जो स्थानिक था उसके नीचे 2 द्रोणमुख हुआ करते थे, और एक द्रोणमुख के नीचे 2 खरवटिक हुआ करते थे। खरवटिक क्या है? 200 ग्राम का जो बंच होता है, जो समूह होता है, उसको खरवटिक कहा जाता है। और खरवटिक के नीचे 20 ये संग्रहण हुआ करते थे। देख लीजिए ना, 200 ग्राम का खरवटिक है और 10 ग्राम का संग्रहण है। इसका मतलब एक खरवटिक के अंतर्गत 20 संग्रहण आते थे। तो ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, और इसका प्रधान कौन होता था? इसका प्रधान होता था ग्रामिक। ग्रामिक गांव का प्रधान था। तो कितने अच्छे तरीके से इन्होंने प्रशासन को बांटा हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि
नगर प्रशासन किस प्रकार से होता था। तो नगर का मैंने आपको बता दिया था कि जो एस्ट्रोनोमोई था और जो एग्रोनोमोई था, ये दो बहुत बड़े दो मेन अधिकारी हुआ करते थे नगर प्रशासन के। ठीक है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना कौन भेजा था, अपना एक सेना दूत भेजा था। दूत का नाम क्या था, दूत का नाम था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने जो भी भारतीय क्षेत्र में जो सामाजिक व्यवस्था देखी, जो प्रांतीय व्यवस्था देखी, प्रशासन व्यवस्था देखी, सांस्कृतिक व्यवस्था देखी, उस सभी को इसने मेगास्थनीज ने इंडिका नाम की किताब में लिखा। तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा कि यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है, यह विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। कि कहने का मतलब कि जो ये जो नगर है ना पाटलिपुत्र, इसके चारों ओर बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हैं, और जो भी नगर के जो महल है ना वो सारे कास्ट से बने हैं, मतलब लकड़ी से बने हुए हैं। तो कहने का मतलब लकड़ी की नक्काशी करके इतनी इतनी बड़ी बड़ी भव्य मतलब कई मंजिला इमारतें बनाई हुई थी ये, जिसमें 570 बुर्ज हैं और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने थे। राजा का महल भी काठ से बना था, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था। ये चारों ओर से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर के प्रशासन का वर्णन किया है। नगर का प्रमुख जो अधिकारी था वो क्या था, एस्ट्रोनोमोई था, और जिले का जो मुख्य अधिकारी था वो एग्रोनोमोई था। तो आपको इसको याद करना है। प्रमुख जो नगर का अधिकारी है, नगर का अर्थ मतलब जो कि मेट्रोपॉलिटन जो एरिया होता है उसका एस्ट्रोनोमोई था, और एग्रोनोमोई जिले का था। तो बच्चों कई बार मैं कह रहा हूं यूपीएससी के सवाल में भी एक बार एस्ट्रोनोमोई और एग्रोनोमोई पूछा था। तो देश की सबसे बड़ी परीक्षा में भी ये सवाल आ चुके हैं। तो बच्चों कोई भी फैक्ट आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपको ये फैक्ट याद हैं तो आरआरबी की परीक्षा तो आपके निश्चित रूप से ऐसा सवाल जरूर आएगा जो आप बड़ी चुटकियों बजाते हुए कर लेंगे। क्योंकि अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपसे कोई भी सवाल आपके दायरे से बाहर नहीं होगा। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का समूह करता था, और इसकी कुल 6 समितियां होती थी। ठीक है बच्चों, तो 30 लोगों का समूह हुआ करता था, 6 समितियां होती थी, और हर समिति में कितने लोग हुआ करते थे, 5 लोग हुआ करते थे, तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये समितियां थी शिल्पकला समिति, विदेश समिति, जनसंख्या समिति, उद्योग व्यापार समिति, वास्तु निरीक्षक समिति एवं कर निरीक्षक समिति। तो बच्चों जो नगर का प्रशासन था इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बांटा हुआ था। पहली समिति का कार्य क्या था, उद्योगों और शिल्पों का निरीक्षण करना था। तो शिल्पकला जो समिति थी इसका काम था उद्योगों एवं शिल्पों का निरीक्षण करना। और दूसरी थी विदेश समिति, जिसका काम था विदेशियों की देखरेख। और तीसरी समिति यानी जनसंख्या समिति का जन्म मरण का लेखा जोखा रखना था। जैसे अभी भी ना जनसंख्या रजिस्टर जो होता है उसमें प्रॉपर बर्थ और प्रॉपर जो मृत्यु होती है दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है, वही काम था इनका जनसंख्या समिति का। उद्योग व्यापार समिति क्या करती थी, व्यापार तथा वाणिज्य को देखती थी। 5वीं समिति का काम निर्मित वस्तुओं के विक्रय का हुआ करता था। कौन सी थी, वस्तु निरीक्षक समिति का इनका काम था निरीक्षण करने का, विक्रय का निरीक्षण करने का। और 6ठी समिति का काम क्या था, विक्री कर वसूल करना, जिसका काम था कर निरीक्षक समिति। तो बच्चों कितनी बढ़िया तरीके से इन्होंने अपने प्रशासन को चलाया। और मेरी समझ में ये सबसे पहला उदाहरण है जब कोई इतना बड़ा एक साम्राज्य हो जिसका प्रशासन हमें सबसे पहले इनको देखने को मिलता है। बाद में यही प्रशासन धीरे धीरे किन किन ने अपनाया, मौर्योत्तर काल के बहुत सारे राजवंशों ने अपनाया, जैसे वाकाटक हो गए, इक्ष्वाकु हो गए, कर्ण हो गए, शुंग हो गए। इन्होंने इसी प्रकार की जो व्यवस्था अपनाई। और बाद में हमें इसका सबसे बड़ा जो रूप मिलता है वो मुगलों के काल में देखने को मिलता है। मुगलों ने बहुत सारी चीजें मौर्य साम्राज्य से मतलब ग्रहित की थी। न्याय प्रशासन, मौर्य काल में दीवानी जो न्यायालय थे इनको धर्मस्थीय कहा जाता था, और फौजदारी न्यायालय को कहा जाता था कंटक शोधन। कहने का मतलब दीवानी न्यायालय धर्मस्थीय
और फौजदारी न्यायालय कंटक शोधन, ठीक है। और धर्मस्थीय न्यायालय के न्यायाधीश को कहा जाता था धर्मस्थ। तो कहने का मतलब दीवानी न्यायालय के को बोला जाता था धर्मस्थीय, और धर्मस्थीय का जो न्यायाधीश होता था वो धर्मस्थ कहलाता था, ठीक है। बड़ा ही नाम के बीच में एक मतलब सिमिलैरिटी दिख रही है, बड़ा ही आसान रहेगा। और व्यवहारिक जो हुआ करता था, इस धर्मस्थीय या व्यवहारिक कहलाता था, यही नाम थे इसके। और प्रदेष्टा कहलाता था कंटक शोधन, यानी जो फौजदारी न्यायालय थे उनका जो न्यायाधीश था वो कहलाता था प्रदेष्टा। धर्मस्थीय न्यायालयों में न्याय धर्मशास्त्र के दक्ष 3 धर्मस्थीय या व्यवहारिक एवं 3 अमात्य मिलकर करते थे, और कंटक शोधन न्यायालय में 3 प्रदेष्टी हुआ करते थे। मतलब यहाँ 3 धर्मस्थ होते थे, यहाँ 3 प्रदेष्टा होते थे, और 3 अमात्य मिलकर, मतलब 3 अमात्य साथ में मिलकर करते हैं। तो ये स्वरूप भी हमें आधुनिक जो संस्थाएं हैं उनमें देखने को मिलता है। जैसे कि अब आजकल देख रहे हैं आप कि कुछ तो ऑफिशियल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और कुछ होते हैं नॉन ऑफिशियल बोर्ड डायरेक्टर्स, और यही चीज आप आज की डेट में आरबीआई में भी देखने को मिल रही है कि जो आपके जो गवर्नर के साथ में उनका सहयोग करने वाले भी बहुत सारे जो अधिकारी होते हैं। चोरी डाके व लूट के मामले को साहस कहा जाता था, चोरी डाके व लूट के मामले को कहा जाता था साहस, और कुवचन, मानहानि और मारपीट संबंधी मामले को कहा जाता था वाक पारुष। कहने का मतलब चोरी डाके लूट को साहस, और मुंह से यदि कोई मतलब कोई किसी को अपशब्द कह दिए या किसी को गलत बोल दिया, किसी के सम्मान की हानि हो गई, तो इसको वाक पारुष कहा जाता था या दंड पारुष कहा जाता था। व्यवहारिक महामात्र को नगर न्यायाधीश और जनपद न्यायाधीश को रज्जुक कहा जाता था। जो व्यवहारिक न्याय महामात्र हुआ करता था उसको क्या कहा जाता था? नगर न्यायाधीश। और जनपद का जो न्यायाधीश होता था उसको रज्जुक कहा जाता था। रज्जुक और स्थानीय के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, रज्जुक स्थानिक और युक्त के बारे में। सबसे निचले स्तर पर, ये शायद आपको ना दिखाई दे रहा हो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। सबसे निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय होता था। एक मिनट, और जहां ग्रामणी तथा ग्राम वृद्ध निर्णय करते थे, ठीक है। उसके बाद मौर्य काल में सबसे छोटा जो न्यायालय होता था वो ग्राम न्यायालय ही था, और सबसे ऊंचा जो न्यायालय था वो राजा का न्यायालय होता था। कौटिल्य के अनुसार विधि के 4 स्रोत हुआ करते थे: धर्म, व्यवहार, चरित्र एवं राजाज्ञा। कहने का मतलब अगर किसी ने राजाज्ञा का भी उल्लंघन कर दिया है ना, इट मीन्स वो गलत है, चाहे वो उसका कोई भी रीजन दे रहा हो। तो और उसके बाद अब बात करते हैं सैन्य प्रशासन की। कौटिल्य ने सेना को 3 भागों में बांटा था। एक तो पुश्तैनी सेना थी, एक किराए की सेना थी, और एक नगर पालिका से संबंधित सेना हुआ करती थी। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा जो अधिकारी था वो सेनापति था, तथा युद्ध में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। आज भी आपको पता है कि हमारी जो सेना है उसमें लांस नायक एक पद होता है। तो कुल मिलाकर भारतीय जो संस्कृति है, आज भी हमने वेदों से और हमारे जो पुराने महाजनपद काल की जो संस्कृति है उससे बहुत सारी चीजें हमने मतलब एब्जॉर्ब की हैं। मेगास्थनीज नौसेना की चर्चा भी करता था। कौटिल्य के अनुसार नौसेना विभाग का जो अध्यक्ष था वो नवाध्यक्ष कहलाता था, नवाध्यक्ष नाम का अधिकारी था। प्लिनी, प्लूटार्क एवं जस्टिन ने भी मौर्य सेना का विवरण दिया है। तो मौर्य सेना का विवरण क्या क्या हो गया? 3 सेनाओं में बांटे हुए थे। एक तो क्या कहते हैं नगरपालिका की सेना हुआ करती थी, एक पुश्तैनी सेना हुआ करती थी, और एक किराए की सेना हुआ करती थी। इन 3 सेनाओं में इनको बांटा हुआ था। बच्चों, ज्यादातर जो विवरण है वो मेगास्थनीज की इंडिका, क्योंकि जो उसके जितने भी मतलब उसके जो अंश थे वो ज्यादातर अंश जो है वो किसी तरह से विनष्ट हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, खराब हो गए हैं। तो ज्यादातर जानकारी जो मिलती है वो प्लिनी से, स्ट्रैबो से और जस्टिन के विवरणों से मिलती है। साथ में ही सिकंदर के साथ में जो आए निरियाकस, एरिस्टोबुलस और एरिस्टोकस, ये जो 3 आए, इनके जो विवरण हैं उनसे बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है। मेगास्थनीज के अनुसार
पांच पांच सदस्यों वाली 6 समितियां सैनिक प्रशासन के लिए जिम्मेदार थीं। पहली समिति थी जल सेना की व्यवस्था देखती थी, द्वितीय समिति जो थी वो यातायात एवं रसद की व्यवस्था देखती थी, तीसरी समिति पैदल सैनिकों की देखरेख करती थी, चौथी समिति अश्वरोही सेना की देखरेख करती थी, पंचम जो सेना थी वो गज सेना या हाथियों की सेना की देखरेख करती थी, और छठी जो समिति थी वो रथों की, रथ वाली जो सेनाएं थी उनकी देखरेख करती थी। और गुप्तचर जो व्यवस्था थी इसका अर्थशास्त्र में बहुत ही अच्छा विवरण चाणक्य के द्वारा दिया गया है। और मोरलेस आप ये मान सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की या मौर्य साम्राज्य की जो गुप्तचर व्यवस्था थी ये पूरी तरह से चाणक्य के द्वारा ही बनाई गई थी। गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था गूढ़ पुरुष, तथा इसके प्रमुख अधिकारियों को महामात्यापसर्प कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है। एक तो है संस्था जो संगठित होकर एक ही जगह रहकर अपना गुप्तचर व्यवस्था गुप्तचरी करते थे, और एक होते थे संचरा। संचरा के नाम से ही पता चलता है कि ये संचार करते थे, कहने का मतलब ये घुमक्कड़ टाइप के थे। वैसे गुप्तचर जो शत्रु राज्य से मिल जाते थे, कौटिल्य ने उन्हें उभय वेतन कहा है, कहने का मतलब कि यहां से भी वेतन ले रहा है और वहां से भी वेतन ले रहा है, तो इसको इसलिए उसको कहा गया उभय वेतन, मतलब 2 जगह से वेतन लेने वाला। पुरुष गुप्तचर को शांति, तिष्णा एवं शरद कहा जाता था, और स्त्री गुप्तचर को वृषली, भिक्षुकी और परिव्राजक कहा जाता था। ये बहुत जो ये टर्म्स मैं आपको करा रहा हूं ना, ये टर्म्स बहुत जरूरी हैं, इनको आपको देखना भी है। और जो बच्चे मान लीजिए कि अगर बहुत सारे बच्चों ने ये भी हमसे सवाल पूछा कि सर अगर कोई एक किताब खरीदनी पड़े तो कौन सी किताब खरीदें, तो बच्चों मैंने पहले भी आपको बताया था कि अरिहंत की किताब आती है, अरिहंत का मैनुअल आते हैं। तो जो बच्चे किसी वनडे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या यूपीएससी की, पीसीएस की, कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग हिस्ट्री के लिए, भूगोल के लिए और जनरल साइंस के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए और एनवायरनमेंट के लिए, इन 5 सब्जेक्ट के लिए एक ही किताब ले सकते हैं। आप अरिहंत का मैनुअल खरीद लीजिए, एक बार में ही क्या कहते हैं आपको 600-700 रुपए का मैनुअल मिलेगा, लेकिन आपको कई सालों में भी वो काम आता रहेगा। यहां तक कि मैंने 2016 से मतलब वो मैनुअल खरीदा हुआ है, और आज भी जब भी मुझे हिस्ट्री में कोई फैक्ट जानना होता है तो मैं वो मैनुअल देखता हूं और उस मैनुअल से और मतलब विकीपीडिया से जाके कॉरलेट कर लेता हूं, तो मुझे फैक्ट पता चल जाता है। तो बच्चों बहुत अच्छा है, आपको एक ही किताब लेनी पड़ेगी, आपका सभी काम हो जाएंगे। कौटिल्य ने राजस्व के 7 स्रोतों का वर्णन किया है। राजस्व प्रशासन विस्तृत एवं अत्यधिक केंद्रीकृत था। कृषि योग्य भूमि पर उपज का 1/4 भाग, 1/4 भाग या छठा भाग, 1/6वां भाग भू राजस्व या लगान के रूप में वसूल किया जाता था। जहां सरकार खुद सिंचाई की व्यवस्था करती थी, वहां पर 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। ठीक है बच्चों। और प्रणय, बलि, हिरण्य, रज्जु, विवार्त, विवीत, कौष्ठयक, शुल्क, वर्तनी, तरदे तथा सेना भक्त, ये प्रमुख मौर्यकालीन कर थे। तो बच्चों ये सवाल जब भी पूछा जाए, और ये सवाल कोई बड़ा एग्जाम है ना, जैसे यूपीएससी के एग्जाम है, तो यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, अभी द्रोणावाप और कुल्यवाप आने वाले हैं, तो द्रोणावाप और कुल्यवाप के बारे में पूछा गया था, चौल और कदूरा के बारे में पूछा गया था। तो ये जो शब्द हैं ये आपको बीच में मिलेंगे, और ये शब्द परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि मौर्य काल में राजस्व के प्रमुख स्रोत कौन कौन से थे। दुर्ग भी एक कर था जो कि नगरों से प्राप्त कर था। राष्ट्र जनपद और ग्रामों से प्राप्त आय थी। सेतु फल फूल एवं सब्जियों से प्राप्त आय थी। वृज पशुओं से प्राप्त आय थी। तो अगर इसको याद करने की ये ट्रिक है कि आपको ब्रिज और वृंदावन याद रखने हैं, वहां पर गौ माता की बहुत सेवा की भगवान कृष्ण ने, तो वो आपको ब्रिज से याद आ जाएगा, पशुओं से प्राप्त आय। सीता राजकीय भूमि से होने वाली आय। प्रणय आपातकालीन कर। हिरण्य नकद राजस्व। वर्तनी सीमा कर, और एक कर होता था पिंड कर। तो बच्चों ये सभी कर हैं मौर्य काल के। आर्थिक स्थिति, राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि
पशुपालन, वाणिज्य, व्यापार पर आधारित थी, जिन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था? सम्मिलित रूप से इसे कहा जाता था वार्ता। और ये क्या? वृत्ति का साधन, वृत्ति का साधन था, इसलिए इसको वार्ता कहा जाता था। आज भी संविधान के आर्टिकल 19 में वृत्ति शब्द का प्रयोग है। वृत्ति शब्द का प्रयोग किस लिए है? प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन के लिए वृत्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वार्ता क्या था? वृत्ति का साधन था। इन व्यवसायों में कृषि सबसे नंबर 1 पे थी, और आज तक यही परंपरा जारी है कि हमारे देश में, भारत देश में आज भी सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉय जो हैं वो कृषि के सेक्टर में ही हैं। भले ही वहां से बहुत ज्यादा आय ना आती हो, लेकिन आपने देखा होगा कि एक ही घर के 7-8 लोग, चाहे 1 बीघा 1 कट्ठा खेती भी है ना, तो सब उसी में लगे हुए हैं। इसको एक इकोनॉमिक्स की टर्म्स में इसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। जब आपको लगता है कि बेरोजगारी नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि जो काम एक आदमी कर सकता है, उस काम को करने में 7 आदमी लगे हैं, तो ये क्या है? 6 आदमी जो और काम कर सकते थे वो भी वही काम कर रहे हैं। इसको बोलते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, या कि छुपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। राजकीय भूमि सीता कहलाती थी। कृषि की अगर बात की जाए, इस भूमि पर उत्पादन कार्य के लिए सीताध्यक्ष नामक अधिकारी को नियुक्त किया जाता था, जो दास, कर्मकार और दंड प्रतिकर्ता, अपराधी की मदद से खेती का काम करते थे। कहने का मतलब, यदि किसी व्यक्ति को दंड दिया जाता था ना, तो आर्थिक दंड दिया जाने का एक तरीका था कि उसको जो खेतों में काम होता था उसी में एम्प्लॉयड कर लिया जाता था, ताकि उसको दंड भी मिल जाए और राज्य की कृषि का काम भी हो जाए। पहली बार मौर्य काल में ही बड़ी संख्या में शूद्रों को कृषि कार्य में लगाया गया था। सीता गांव में नट, नर्तक, गायक, वादक और कथावाचक का प्रवेश वर्जित था। मैगस्थनीज के अनुसार राजा भूमि का मालिक होता था। अर्थशास्त्र के क्षेत्रक में क्षेत्रक, भूस्वामी और उपवास, काश्तकार जो था ना, जिसे टीनेंट बोलते हैं, मतलब जो खेती करता है, कृषि जोतता है, उसको यहां पर उसके लिए शब्द था, वो था उपवास, में स्पष्ट भेद किया गया है। राज्य की ओर से सिंचाई का समुचित प्रबंध किया गया था, जिसे क्या कहा जाता था? सेतुबंध। इरिगेशन के डिपार्टमेंट को या इरिगेशन की व्यवस्था को क्या कहा गया? सेतुबंध कहा गया। सिंचाई कार्य को और सिंचाई कर को, जो इरिगेशन का जो टैक्स हुआ करता था, उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया उदग भाग। या कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छा दिखाई दे। तो इसको उदग भाग कहा गया। ठीक है, राज्य की ओर से सिंचाई का, चलिए ये हो गया। और उसके बाद जिसकी दर क्या होती थी? उपज का 1/5 या 1/3 होता था। तो 1/5 या 1/3 इतना कर लिया जाता था सिंचाई का। तो हालांकि ये बहुत ही मतलब ज्यादा लग रहा है। वर्षा को मापने के लिए अरतनी नाम का उपकरण का प्रयोग किया जाता था। जैसे आज की डेट में हम वर्षा मापी का प्रयोग करते हैं, ये भी अरतनी का प्रयोग करते थे वर्षा को मापने के लिए कि कितनी वर्षा हुई। बिना वर्षा की खेती वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। ठीक है, अदेव मात्रक किसको कहते थे? बिना वर्षा की कृषि वाली भूमि को। अर्थशास्त्र में कृष्ट, कृष्ट मतलब जुती हुई, अकृष्ट बिना जुती हुई, स्थल ऊंची भूमि आदि अनेक प्रकार की भूमियों का वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? अर्थशास्त्र में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक के गिरनार क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था की सिंचाई की व्यवस्था भी की थी। और कहाँ की थी? ये की थी सुदर्शन झील में। तो सुदर्शन झील से जुड़े हुए 4 राजाओं के नाम आते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। इन दोनों ने ही सुदर्शन झील का मतलब एक ने निर्माण करवाया और एक ने उसका पुनर्निर्माण करवाया। मौर्य काल में सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन होता था। मैगस्थनीज के अनुसार भू राजस्व की राशि कुल उत्पादन का कितना थी? 1/4 थी। और रुम्मिनदई अभिलेख में ये लिखा हुआ है कि जब लुम्बिनी गया अशोक अपने जो राज्याभिषेक था उसके 20वें काल में, जब लुम्बिनी गया तो रुम्मिनदई अभिलेख में ये जिक्र किया गया है कि वहां की कर की जो दर थी इसने घटाकर कितनी कर दी? 1/8 कर दी थी। इसीलिए इसको आर्थिक अभिलेख बोला जाता है। सभी और जो भी अभिलेख थे
उनका जो मैटर था वो प्रशासनिक था। केवल रुम्मिनदई अभिलेख है जो कि सबसे छोटा अभिलेख भी है, उसका जो अभिलेख है वो एक टैक्सेशन से यानी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अभिलेख था, इंस्क्रिप्शन था। जबकि अन्य संस्कृत ग्रंथों में इसकी जो कुल उत्पादन का 1/6 निर्धारित की गई थी। अनाज, पशु एवं सोने के रूप में कर देने वाले गांव हिरण्य, बेगार देने वाला गांव विष्टि, बेगार जो सेवा होती थी उसका नाम ही विष्टि था, तो गांव को भी उसी नाम से जोड़ दिया गया। कर मुक्त गांव को नाम को परिहारिक बोला जाता था, मतलब यहां पर कर का परिहार कर दिया गया, मतलब छोड़ दिया गया। परिहार को मतलब होता है मतलब कि किसी भी चीज को त्याग देना, इसीलिए इस गांव को बोला गया था परिहारिक। मैगस्थनीज के अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, लेकिन महास्थान अभिलेख अभी आज की डेट में कहाँ है? महास्थान अभिलेख आज की डेट में बांग्लादेश में है। कहने का मतलब बांग्लादेश में भी अशोक के अभी भी इंस्क्रिप्शन मतलब रखे हुए हैं। तो महास्थान अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि भारत में अकाल पड़ते थे। कृषि के अतिरिक्त वन प्रदेश एवं चरागाह थे। वन दो प्रकार के होते थे, हस्ती वन और द्रव्य वन। ठीक है बच्चों, आगे के स्लाइड में हम देखते हैं कि उद्योग धंधे, मौर्य काल में अनेक उद्योग धंधे हुआ करते थे। ये हमारी यहाँ पर ये हमारी हो गई यहाँ पर हेडिंग, उद्योग धंधे। मौर्य काल में अनेक उद्योग धंधे प्रचलित थे, जिसमें सूत कातने और बुनने का उद्योग प्रमुख था। काशी, बंग, पुंड्र, कलिंग और मालवा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। बंग का मलमल यानी कि बंगाल का जो मलमल था वो फेमस हुआ करता था, और आज की डेट में भी आप जानते हैं कि जो बंगाल का जो रेशम है या जो बंगाल का कॉटन है वो आज भी फेमस है। कौटिल्य ने चीन पट्ट नाम का उल्लेख किया। कहने का मतलब चीन से आने वाला रेशम, आज की डेट में भी आपको पता है कि चीन ना बहुत अच्छा मलबरी रेशम बनाता है, तो कौटिल्य ने चीन पट्ट का उल्लेख भी किया। यह रेशम चीन से आता था। मौर्य काल में खान उद्योग राज्य द्वारा नियंत्रित था। इस काल में धातु उद्योग, नमक उद्योग, शराब उद्योग, जहाजरानी उद्योग, चमड़ा उद्योग, औषधि उद्योग आदि प्रसिद्ध थे, और पत्थर तराशने का व्यवसाय भी बहुत अच्छे लेवल पे, अच्छी अवस्था में था। उसके बाद वाणिज्य एवं व्यापार। वाणिज्य एवं व्यापार का राज्य द्वारा नियंत्रण था। इस काल में ताम्रलिप्ति पूर्वी तट का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह आज किस नाम से जाना जाता है? ताम्रलिप्ति बंदरगाह आज जाना जाता है कलकत्ता बंदरगाह के नाम से। ठीक है बच्चों, तो ये जो कोलकाता है वो आज से फेमस नहीं है, ये ताम्रलिप्ति के नाम से, मतलब करीब 2800 साल का इतिहास है, तब से फेमस है। जहां से श्रीलंका के लिए जहाज शुरू होते थे। पश्चिमी तट पर भड़ौच यानी आज की डेट में जो भरूच है, तथा सोपारा, ये सोपारा कहाँ है? सोपारा आज की डेट में मुंबई के पास है, महाराष्ट्र में, प्रमुख बंदरगाह थे। कौटिल्य ने स्थल मार्ग की अपेक्षा नदी मार्ग को तथा उत्तर के मार्गों की तुलना में दक्षिण के मार्ग को ज्यादा महत्वपूर्ण माना, क्योंकि दक्षिण में सोना, कीमती धातु मिलते थे। इस काल में मार्ग निर्माण के लिए कौन था? एग्रोनोमोई। और एग्रोनोमोई मैंने आपको क्या बताया था? एग्रोनोमोई नगर का प्रशासन देखता था, नामक अधिकारी जिम्मेदार था। वे वस्तुएं जिनका राज्य स्वयं व्यापार करता था राजपन्य कहलाती थी। पन्य तो मुद्रा को कहते थे, और राजपन्य राज मुद्रा को। इसलिए जो व्यापार वे स्वयं राज्य करता था उसको राजपन्य कहते थे। व्यापारियों का नेता कौन कहलाता था? सार्थवाह। व्यापारियों का नेता सार्थवाह कहलाता था। मौर्य काल में देशी उत्पादों पर 4% तथा आयातित वस्तुओं पर 10% का विक्री कर लिया जाता था। कहने का मतलब बच्चों कि देसी उत्पाद अपने ही देश में प्रयोग हो रहा है, तो टैरिफ कितना लग रहा है? 4%, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बिके। तो जो लैंड है, जो लैंड ऑफ द लॉ है, वो ज्यादा प्रभावी तब से ही माना गया है, और मतलब आदिकाल से माना गया कि हम अपने घर की चीज को ज्यादा बढ़ावा देते हैं।
और जो चीज आयात में आती थी उसको 10% उस पर बिक्री कर लगाते थे। कहने का मतलब जो चीज 100 रुपए की है वो बाहर की है, वो मार्केट में कितनी की आ जाएगी, आपको 110 में आ जाएगी। और इंडिया की बनी हुई जो 100 रुपए की चीज है वो आपको मार्केट में 104 रुपए में मिलेगी। ये आज भी ये चीज अपनाई जाती है। इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि निर्यात पर कम टैक्स लिया जाता है और आयात पर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा निर्यात हो और देश के जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें बढ़ावा मिले। तो ये आज भी इकोनॉमी में अपनाई जाती है और बहुत ही अच्छी इकोनॉमिक्स, बहुत ही अच्छा अर्थ व्यापार ये करते थे। मैगस्थनीज के अनुसार बिक्री कर ना देने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। कौटिल्य ने महाजनी व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है। संभवतः ब्याज की राशि कितनी थी, 15% थी। अरे बाप रे, 15% तो बहुत ज्यादा है। मौर्य काल में भारत का व्यापार मुख्यतः पश्चिमी एशिया, मिस्र, इजिप्ट, चीन, श्रीलंका से होता था। और चीन से रेशम आता था, मैंने आपको बताया ना चीन पट्ट के बारे में अर्थशास्त्र में लिखा है। और ताम्रपर्णी से मोती आता था। ताम्रपर्णी क्या, ताम्रपर्णी था आपका श्रीलंका। और नेपाल से चमड़ा, सीरिया से मदिरा एवं पश्चिमी एशिया से घोड़ों का आयात होता था। मैंने जब भूगोल आपको जो अश्व अक्षांश वाली क्लास बताई थी उसको मैंने आपको बताया था ना कि पछुआ पवनों के साथ में 30 डिग्री के आसपास से जब कोई जहाज निकलता था तो उसके ऊपर इतना वायु दाब पड़ता था कि जहां पर वो जहाज क्या होते थे, डूबने लगते थे। और ये घोड़ों को बेचने आते थे यही जहाज। ये क्या करते थे, दक्षिणी दक्षिण पूर्वी जो व्यापारिक पवनें हुआ करती थी, सॉरी पछुआ जो पवनें थी, पछुआ पवनों के साथ में ये लोग व्यापार करने आते थे। तो क्या होता था कि 30 डिग्री का जैसे ही क्षेत्र आता था वहां पर इनको मतलब निम्न बहुत ही ज्यादा उच्च दाब वाला प्रदेश था वो, तो वहां पर क्या होता था कि जहाज डूबने लगते थे। तो ये क्या करते थे कि जो भी एक्स्ट्रा घोड़े हुआ करते थे, जो लगते थे कि इनको कि जहाज ना डूब जाए, तो कुछ घोड़ों को ये उठाकर समुद्र में फेंक दिया करते थे। इसीलिए उसको बोला जाता था अश्व अक्षांश। और यहां पर भी आपको बताया गया है कि पश्चिमी एशिया से घोड़ों का आयात हुआ करता था। भारत से हाथी दांत, कछुए, सीपियां, मोती, रंग, नील और बहुमूल्य लकड़ी का निर्यात होता था। अंतर्देशीय व्यापार सार्थवाहों के माध्यम से किया जाता था। तो सार्थवाहों के माध्यम से किया जाता था। एरियन ने भारतीयों द्वारा श्वेत चमड़े के जूते पहने जाने का उल्लेख किया है। स्ट्रेबो के अनुसार जलयान निर्माण का पर राज्य का एकाधिकार था। मतलब नेवी पर तो इनका एकाधिकार था ही, साथ में अगर जो शिप वगैरह बनाने का, नाव बनाने का जो काम था वो भी राज्य ने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया हुआ था। अब उसके बाद हम करने वाले हैं मुद्रा के बारे में। तो मौर्यों की जो राजकीय मुद्रा थी वो थी पण। मौर्य काल में आहत मुद्राएं भी चलते थे, पंचमार्क सिक्के भी चलते थे। कहने का मतलब कोई जो धातु का टुकड़ा था उस पे पंचमार्क के अपनी मोहर या मतलब राज्य का चिन्ह बनाया जाता होगा, वो कहलाते थे आहत मुद्राएं। अर्थशास्त्र में सिक्के के लिए रूप शब्द का प्रयोग किया गया है। इस काल में सोने का सिक्का, स्वर्ण एवं पाद, चांदी का सिक्का, काशार्पण, पण एवं धरण तथा तांबे का सिक्का माशक, काकड़ी और अर्ध काकड़ी कहलाता था। मयूर, पर्वत और अर्धचंद्र की छाप वाली आहत रजत मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं थी। तौल की इकाई घटते क्रम में क्रमशः आड़क, प्रस्थ, कुटुंब, पल एवं सुवर्णमास थी। ठीक है बच्चों, सुवर्णमास सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। मौर्य कालीन स्थिति, सामाजिक स्थिति। मौर्य काल में समाज की विभिन्न वर्गों में विभक्त था। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभाजित किया है। दार्शनिक, किसान, शिकारी, पशुपालक, शिल्पी एवं कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और गुप्तचर तथा अमात्य एवं सभासद। इनमें सबसे अधिक संख्या में किसानों की थी।
क्योंकि सबसे बड़ा जो व्यवसाय था वो कृषि था। तो नेचुरली है कि जैसे आज भारत में 56% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, उस समय भी सबसे ज्यादा जो कृषि करते थे, इसीलिए किसानों की सबसे ज्यादा जनसंख्या हुआ करती थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में समाज के 4 वर्णों का उल्लेख किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कौटिल्य ने शूद्रों को आर्य कहा है तथा उन्हें मलेच्छों से भिन्न बताया है। अर्थशास्त्र में स्पष्टतः कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य यानी वार्ता को शूद्रों का धर्म बताया गया है और शूद्रों को सेना में भर्ती होने तथा संपत्ति रखने का भी अधिकार प्राप्त था। कौटिल्य ने अनेक वर्णसंकर जातियों का भी उल्लेख किया है जिनकी उत्पत्ति विभिन्न वर्णों के अनुलोम और प्रतिलोम विवाह से की गई है, जैसे अंबष्ठ, निषाद, मागध, सूत, वेण आदि। ये अनुलोम प्रतिलोम जो जातियां थी उनके हिसाब से था। कहने का अनुलोम मतलब कि यदि पुरुष ऊंचे वर्ण से है और स्त्री नीचे वर्ण से है तो अनुलोम विवाह हो गया, और यदि ये उल्टा हो गया तो इसे प्रतिलोम विवाह था का दर्जा दिया जाता था। प्रतिलोम शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है उल्टा, व्युत्क्रम में जो होता है उसको प्रतिलोम बोला जाता है। ठीक है, कोई भी अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकता था और ना ही अपना पेशा बदल सकता था। इसके अपवाद थे दार्शनिक या ब्राह्मण। उसके बाद समाज में दास प्रथा प्रचलित थी। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। तो बच्चों जब भी ये सवाल आता है, हालांकि ये जो सवाल है ना ये एनालिसिस बेस्ड सवाल है और बड़े सवालों बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि यूपीएससी के किसी सवाल में आ जाए कि अर्थशास्त्र में दास व्यवस्था का उल्लेख है या नहीं है, तो वहां बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कहना। लेकिन जो भी यहाँ कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों की चर्चा की है वो किस में की है? इसने अर्थशास्त्र में की है। ठीक है, मैगस्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। तो अर्थशास्त्र में कौटिल्य लिखते हैं कि 9 प्रकार के दास थे। मैगस्थनीज अपनी इंडिका में लिखता है कि भारत में दास प्रथा थी ही नहीं। अशोक के शिलालेखों में दास और कर्मकार का उल्लेख है जो शूद्र वर्ग के अंदर ही समाविष्ट किए जाते थे। समाज में दासों की स्थिति संतोषजनक थी। स्त्रियों को पुनर्विवाह एवं नियोग की अनुमति दी गई थी। संभ्रांत घर की स्त्रियां प्राय घर के अंदर ही रहती थीं, जिन्हें कौटिल्य ने क्या कहा है? अनिष्काशनी कहा है। मतलब जिनका निष्कासन ना हो, जिनको घर से बाहर निकाला ना जाए, उनको कहा गया है अनिष्काशनी। मौर्य काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। अर्थशास्त्र के अनुसार विवाह के लिए स्त्री की उम्र 12 वर्ष तथा पुरुष की उम्र 16 वर्ष होनी चाहिए। यह अर्थशास्त्र में लिखा है। दहेज देकर विवाह की प्रथा को उस काल में बहुत लोकप्रिय माना जाता था। नियार्कस के अनुसार भारतीय लोग बिना दहेज के विवाह नहीं करते थे। स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करने वाली विधवाएं कहा जाती थी छंदवासिनी, तथा धनी विधवाएं आढ़े विधवा कहलाती थी। मौर्य काल में गणिका तथा वेश्याओं का भी उल्लेख मिलता है। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां जो है रूपा जीवा कहलाती थीं। इनसे राज्य को आय होती थी। बहुत सी गणिकाएं गुप्तचर की व्यवस्था का भी काम करती थीं। स्त्रियां सम्राट की अंगरक्षक भी नियुक्ति होती थी। कहने का मतलब मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका में बताया है कि जो सम्राट हुआ करता था ना, वो जो महिला अंगरक्षकों से घिरा हुआ होता था। मतलब पुरुष अंगरक्षक नहीं होते थे, महिला अंगरक्षक हुआ करती थी। ठीक है, स्त्रियां सम्राट की अंगरक्षिका भी नियुक्त की जाती थी। अर्थशास्त्र में ऐसी स्त्रियों के लिए असूर्य पश्या, अवरोधन तथा अंतपुर शब्दों का प्रयोग किया गया है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शिक्षा दिए जाने का उल्लेख मिलता है। धर्म, व्याकरण, अर्थ तथा राजनीति शिक्षा के अनिवार्य विषय माने जाते थे। तक्षशिला, उज्जैन, वाराणसी मौर्य काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र माने जाते थे। नट, नर्तक, गायक, वादक आदि समाज में लोगों का अर्थशास्त्र में प्रेक्षागृहों मनोरंजन किया करते थे। देखिए बच्चों, धर्म, अर्थ, राजनीति, शिक्षा अनिवार्य विषय माने जाते थे। और आप सभी को पता है कि जो चाणक्य थे वो तक्षशिला
विश्वविद्यालय से संबंधित हुआ करते थे। इसलिए तक्षशिला, उज्जैन और वाराणसी को यहाँ पर बताया भी गया है कि मौर्य काल में शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे। नट, नर्तक, गायक, वादक आदि समाज में लोगों का अर्थशास्त्र में, प्रेक्षागृहों में, ये यहाँ पर गलत है, प्रेक्षागृह मनोरंजन के लिए हुआ करती थी, रंगशाला इन्हें कहा जाता था। इन प्रेक्षाओं में भाग लेने वाले पुरुष को रंगोपजीवी तथा स्त्रियों को रंगोपजीवनी कहा जाता था। जुआ, शराब एवं शिकार भी मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। धार्मिक स्थिति किस प्रकार से है? धार्मिक स्थिति की अब बात करेंगे। मौर्य काल में वैदिक धर्म ही प्रचलित था, किंतु कर्मकांड प्रधान वैदिक धर्म अभिजात ब्राह्मण तथा क्षत्रियों तक ही सीमित था। कुछ ब्राह्मण वेदों में निष्णात थे, वेदों की शिक्षा देते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे। कौटिल्य ने भारत के प्राचीन धर्मों को त्रयी कहा। प्राचीन धर्म को क्या कहा? त्रयी कहा। त्रयी किस आधार पर कहा? कि 3 ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये इनको मिलाकर त्रयी कहा गया है और इनके आधार पर, इन वेदों के आधार पर जो धर्म था उसे भी त्रयी कहा गया। मेगस्थनीज ने धार्मिक व्यवस्थाओं में डायोनिशस एवं हेराक्लीज की चर्चा की है, जिसकी पहचान क्रमशः भगवान शिव के रूप में की गई है और कृष्ण के रूप में की गई है। डायोनिसिस तो बोला गया कि ये मतलब मृत्यु के देवता हैं, इसलिए इनको भगवान शिव बोला गया, और हेराक्लीज को कृष्ण से इसकी चर्चा की गई। और हेराक्लीज की एक बहन का भी मेगस्थनीज की इंडिका में एक वर्णन है कि मतलब हेराक्लीज नाम के कृष्ण थे और इनकी एक सिस्टर भी हुआ करती थी, और अरिस्टनेमी को भी इनसे जुड़ा हुआ बताया है या इनका भाई बताया गया है। और अरिस्टनेमी कौन थे? अरिस्टनेमी जैन धर्म की क्लास को याद कीजिए। जिस बच्चे को याद नहीं है वो एक बार दोबारा जरा जाके देखिए और कमेंट करके बताइए कि अरिस्टनेमी कौन से नंबर के तीर्थंकर हुआ करते थे। पतंजलि के अनुसार मौर्य काल में देव मूर्तियों को बेचा जाता था, जिन्हें बनाने वाले शिल्पियों को देवता कारु कहा जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार अपराजित, अप्रतिहत, जयंत, वैजयंत, शिव, वैश्रवण, अश्विन, श्री और मंदिरों की मूर्तियों में स्थापित की जाती थी। ब्रह्म, इंद्र, यम और स्कंद की मूर्तियां बनवाकर नगर के चारों तरफ स्थापित की जाती थी। अर्थशास्त्र में वरुण, नागराज और संकर्षण देवताओं का भी उल्लेख है। संकर्षण किससे संबंधित हैं? संकर्षण भगवान कृष्ण से संबंधित हैं। यद्यपि मौर्य शासकों के व्यक्तिगत धार्मिक दृष्टिकोण थे, लेकिन इस काल में धर्मनिरपेक्षता का भाव दृष्टिगोचर होता था। चंद्रगुप्त ने, आप सभी को पता है, जैन धर्म अपना लिया था। बिंदुसार ने आजीवक धर्म अपनाया, और अशोक प्रारंभ से ही ब्राह्मण धर्म में थे, शैव धर्म को मानते थे। बाद में वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ ने भी कुछ गुफाएं आजीवकों के दान में दी। देखिए बच्चों, पहले आप समझिए कि कितना अच्छा हिसाब किताब था। एक पिता अपने पुत्र पर कोई भी धर्म, कोई भी उसकी जो मान्यता है वो थोपता नहीं था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रत्येक दादा का धर्म कुछ और था, पोते का धर्म कुछ और था, बेटे का धर्म कुछ और था। तो कहने का मतलब इन्होंने अपने हिसाब से मतलब अपनी मान्यताएं अपनाई। दीघ निकाय में लखन सुत, चक्रवती और राहुलोवाद सुत अथवा गेह विजय में अशोक ने धम्म का आधार मिलता। अशोक के धम्म का आधार की यदि बात की जाए कि कौन से उससे अशोक का धम्म लिया गया है, तो आपको राहुलोवाद सुत का नाम लेना है। भब्रू शिलालेख में अशोक अपने को बुद्ध शाक्य कहता है और गौतम बुद्ध को भगवान कहकर संबोधित करता है। तो गौतम बुद्ध को भगवान सबसे पहले किस में कहा गया? भब्रू शिलालेख में कहा गया। कला तथा स्थापत्य, मौर्य काल कला को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो राजकीय कला हो गई और एक लोक कला हो गई। राजकीय कला के अंतर्गत नगर निर्माण, स्तूप निर्माण, गुफाएं, स्तंभ आते थे। मेगस्थनीज ने पोलीब्रोथा किसको बोलते थे? पाटलिपुत्र को बोलते थे। नगर का वर्णन किया है। फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र का राजप्रसाद देवताओं के द्वारा निर्मित है और पाटलिपुत्र के कुम्हार से राजप्रसाद का अवशेष प्राप्त हुआ है। गुफाओं तथा घेरेदार कुओं का निर्माण मौर्य काल में ही प्रारंभ हुआ। मौर्यकालीन कला का उत्कृष्ट रूप अशोक के स्तंभों में दिखाई पड़ता है। सारनाथ के शीर्ष स्तंभ पर 4 सिंह
पीठ सटाए बैठे हैं। ये 4 सिंह एक चक्र धारण किए हुए हैं। चक्र में 24 तीलियां हैं। यह चक्र बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। अशोक के एकाश्म स्तंभ बोला जाता है जो एक ही पत्थर को काट कर बनाए गए हों, उसमें बहुत सारे पत्थर ना जोड़े गए, एक ही पत्थर में नक्काशी करके बनाए गए हों, का सर्वोत्कृष्ट नमूना क्या है? सारनाथ है। सारनाथ के सिंह स्तंभ का शीर्ष है। अशोक के स्तंभ पर ईरानी एवं यूनानी प्रभाव दिखाई देता है। तो बच्चों जैसे कि ये एक तरह से स्तंभ है ना, और यहां पर ये इस तरह की जो कलाकृतियां बनी होती थी, इसको अवांगमुखी कमल बोला गया है, और यहीं पर इसको ईरानी प्रभाव बताया गया है कि कहने का मतलब कि एक कमल को उल्टा करके उसकी पंखुड़ियां जैसे लटक जाती ना, उसी को इसको बोला गया अवांगमुखी कमल। और इस पर कौन सा प्रभाव बताया गया है? इसको ईरानी तथा यूनानी प्रभाव बताया गया है। ये एकाश्म स्तंभ जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित थे, और ये पत्थर कहां से आता था? ये चुनार का पत्थर था। और चुनार कौन सा? जो इलाहाबाद मिर्जापुर के आसपास है, वही चुनारगढ़ जिसकी चंद्रकांता थी। और देवकी नंदन खत्री ने अपने उपन्यास यानी चंद्रकांता में इसका उल्लेख भी किया है। ये एकाश्म स्तंभ जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित थे, मथुरा एवं चुनार की पहाड़ियों से लाए गए थे। स्तंभों पर सिंह, अश्व, हाथी और बैल। देखिए बच्चों, रामपुरवा का बैल शीर्ष, ठीक है, संकिशा का हाथी शीर्ष, और सिंह शीर्ष कहाँ का? सारनाथ का, और अश्व शीर्ष। ये मतलब शीर्षों पर ये जानवर दिखाई देते थे, ये पशु दिखाई देते थे। जो रामपुरवा का जो नटुआ बैल है, नटुआ बैल मतलब एक मतलब डॉर्फ बैल, मतलब एक साइज में छोटा, एक बोना बैल, ललित मुद्रा में खड़ा हुआ है। संकिशा स्तंभ से के शीर्ष पर हाथी की आकृति है। और संकिशा आज की डेट में कहाँ है? संकिशा आज के डेट में फर्रुखाबाद जिले के अंतर्गत आता है। रामपुरवा के स्तंभ शीर्ष को, रामपुरवा कहाँ आता है? ये बिहार में आता है, चंपारण के पास में आता है। कि स्तंभ शीर्ष को वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। स्तूप मौर्यकालीन वास्तुकार की महत्वपूर्ण देन है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने कितने स्तंभ बनवाए? स्तूप बनवाए 84,000 बनवाए। 84,000 स्तूप बनवाए अशोक ने। अब तक का सबसे प्राचीन स्तूप नेपाल की सीमा पर कौन सा है? पिपरहवा स्तूप है। पिपरहवा स्तूप आज भी फेमस है। सांची का महास्तूप, सांची का आप सभी को पता है, रायसेन जिले में है, मध्य प्रदेश के। सारनाथ का धर्मराजी का स्तूप, भरहूत तथा तक्षशिला स्तूप का निर्माण मूलतः अशोक के द्वारा करवाया गया था। मौर्यकालीन स्तूप ईंटों से बने हुए थे। अशोक ने चट्टानों को काटकर कंदराओं के निर्माण को प्रोत्साहन दिया। गया के निकट बराबर की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपर तथा विश्व झोपड़ी का निर्माण कराया गया। और किसके लिए कराया गया? ये आजीवक संप्रदाय के ऋषियों के लिए या साधुओं के लिए करवाया गया। अशोक के पौत्र दशरथ ने लोमश ऋषि की गुफा तथा गोपिका गुफा का भी निर्माण करवाया। उसके बाद मौर्यकालीन स्तंभों से बहुत सी पत्थर की मूर्तियां मिलती हैं, मृदभांड मिले हैं। उड़ीसा की धौली चट्टान को काटकर हाथी की आकृति बनाई गई है, जिसको धौली हस्ती बोला जाता है। पाषाण मूर्तिकला की उत्कृष्टता को दर्शाती है। तो बच्चों, धौली तथा जोगढ़, यहां पर अशोक के शिलालेख भी मिलते हैं, और दोनों ही कहाँ हैं? आज की डेट में दोनों ही ओडिशा में हैं। ठीक है बच्चों, तो धौली जोगढ़ में भी शिलालेख मिलते हैं। और मेन जो इनकी उत्कृष्टता जो दिखाती है मूर्तिकला में, वो कौन है? दीदारगंज से चवर्णधारी यक्षिणी की मूर्ति। एक यक्षिणी की मूर्ति है जिसने इस प्रकार से चवर ले रखा है। तो चवर वही जो राजा के ऊपर हवा करने वाला जो चवर हुआ करता था। बेसनगर की यक्षिणी, बेसनगर आज की डेट में कहाँ है? बेसनगर आज की डेट में विदिशा में है। और विदिशा कहाँ है? विदिशा आपका मध्य प्रदेश में है। उसके बाद परखम, परखम कहाँ है? मथुरा में है। और परखम का मणिभद्र यक्ष, इसकी मूर्ति बड़ी फेमस है। उसके बाद मौर्यकालीन मृदभांडों में सबसे उत्कृष्ट है उत्तरी काला पॉलिश वाला मृदभांड। तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, इसको बोला जाता है NVPW। उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड पकी ईंटों तथा छल्लेदार कूपों का प्रयोग, लौह उपकरणों का अधिकाधिक प्रयोग तथा आहत सिक्कों का बाहुल्य मौर्यकालीन भौतिक संस्कृति के
आधार थे। तो कहने का मतलब जहां भी आपको एनबीपीडब्ल्यू पूछा जाए, छल्लेदार कूपों का निर्माण पूछा जाए, लौह उपकरण पूछे जाएं और आहत सिक्के पूछे जाएं, तो सबसे पहले कहाँ मिलते हैं? मौर्य काल में मिलते हैं। तो बच्चों अब आज के दिन की ये आखिरी स्लाइड, मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ? तो अशोक के बाद कुणाल शासक बना, ठीक है, जिसे दिव्यावदान में धर्म विवर्धन कहा गया। राजतरंगिणी के अनुसार मगध में कुणाल के शासन के समय कश्मीर का शासक कौन था? जालोक था। मतलब अलग अलग उसमें आपको वर्णन मिला हुआ है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना, विशाखदत्त का मुर्दा राक्षस हो, वृत्तकथा मंजरी हो, सोमदेव का कथा सरित सागर हो, और बहुत सारे के जैसे कि धनदेव का अयोध्या अभिलेख, इन सभी में मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिली है। और बृहद्रथ मौर्य का जो कि अंतिम शासक था, जिसकी हत्या उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में कर दी थी। और उसने कौन से वंश का निर्माण किया था? शुंग वंश का निर्माण किया था। और फिर शुंगों की हत्या कर दी थी कण्वों ने, कण्व बने, और कण्वों के बाद फिर सातवाहन आए। इसी प्रकार से प्रोसेस चलता रहा। सातवाहनों के बाद वाकाटक आए, इक्ष्वाकु आ गए, और इसी प्रकार से धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता रहा। एक को हटाकर दूसरा आया। मौर्य साम्राज्य जैसे विस्तृत साम्राज्य के पतन के लिए किसी एक कारण का होना पर्याप्त नहीं है। स्पष्ट साक्ष्यों के अभाव में विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। तो बच्चों आज की इस कक्षा में हमने जितने भी फैक्ट जो बताए, मेनली क्या है कि जो फैक्ट हैं, मान ली किस प्रकार के मतलब फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश क्या कहलाता था, और धर्मस्थीय का न्यायाधीश कौन कहलाता था, कौन कौन से अधिकारी थे, और किस प्रकार से प्रांतीय प्रशासन चलता था, गांव को किस प्रकार से बांटा जाता था, सेना किस प्रकार से काम करती थी, कितने उसमें विभाजित थी, प्रशासन चलाने वाली समितियां कौन कौन सी थी, किस वजह से पतन हुआ, मुद्रा कौन कौन सी प्रयोग की गई थी, ये सारी, और इनके जो आर्ट एंड कल्चर के बारे में हम सब चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की। तो बच्चों आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। और बच्चों इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू हैं हम अगली कक्षा में आपको कराएंगे। कई बच्चों ने हमसे ये भी कहा कि सर एमसीक्यू आप साइड बाय साइड भले ही कराते रहिए, लेकिन जो मेन सिलेबस होता है, जो स्टैटिक पार्ट है, वो भी हमारा साथ में कराइए। तो ये स्टैटिक पार्ट के रूप में हमने आपका करा दिए। अब आपके पीवाईक्यू और एमसीक्यू हम अगली कक्षा में आपको कराएंगे, ताकि मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड, जो कि एक बहुत बड़ा पोर्शन है जिससे सवाल पूछे जाते हैं, चाहे आप यूजीसी नेट के लिए जाएं, किसी वनडे एग्जाम में जाएं, या आरआरबी रेलवे की कोई परीक्षा में जाएं, ये सवाल हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। और बच्चों इसी प्रकार से आप हमसे जुड़े रहिए और ये वीडियोस आप लगातार शेयर करते रहिए। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।